नमस्कार। स्वदेश संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये नाम अगर मन में, ज़हन में कहीं पे भी आता है तो एक शब्द जिसे संघ कहते हैं प्रत्यक्ष सामने दिखाई देता है, संघ। और संघ की जो छाप है या संघ की जो व्यवस्था है या संघ का जो कौशल है या संघ के बारे में भी जो आम जन में धारणा है, वो संघ जीवन से इतर कुछ ऐसी है जिसे काल्पनिक कथाओं की तरह हम कुछ कह सकते हैं। संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। ऐसे में समाज जीवन के बीच कई धारणाओं को तोड़ने के लिए संघ के कार्यकर्ता ही माध्यम हो सकते हैं। इसके अतर कोई और व्यवस्था हो ही नहीं सकती। संघ को जानने के लिए संघमय होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस संघ को जानने की प्रक्रिया में जिन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाया, या ये कहें कि ऐसे महनीय व्यक्तित्व जिनके कारण संघ को आज यह मान मिलता है, संघ जिसे संघ कहते हैं, संघ जिसे कहते हैं समाज जीवन की दिशा मोड़ देने वाला, संघ जिसे कहते हैं कि समाज को दिशा बोध देने वाला, संघ जिसे कहते हैं कि आज वर्तमान में भी राजनीति को, देश को और समाज के साथ साथ विश्व की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक ऐसा स्वयंसेवी संगठन है जो आज, कल और आने वाले कल में दिशा बोध ही प्रदान नहीं करेगा, विश्व गुरु के पद पर आसीन होते भारत माता को देखेगा। ये परम वैभव पे उसकी स्थापना में रत ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने इसे अपने प्रण प्राण से आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। स्वदेश संवाद एक माध्यम है ऐसे लोगों के द्वारा संघ में कैसे, कब, कहाँ, क्या परिवर्तन हुए, संघ ने कैसे समाज जीवन को एक रस किया, इस पर प्रकाश डालने के लिए एक माध्यम है स्वदेश संवाद। आज हमारे मध्य हैं संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता, लगभग 84-85 वर्ष की आयु पूर्ण करने और अपने जीवन में लगभग संघ की कहें कि शुरुआती ही समय से सक्रिय ऐसे महनीय व्यक्तित्व जिन्होंने समाज जीवन में कई आयाम गढ़े। शिक्षा और समाज जीवन के बीच में कार्य करते हुए कब इन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक, संवैधानिक, राजनीतिक, अंततोगत्वा उस पूरे कुटुंब को कैसे संभालना है, इन सब के बीच में सेतु की तरह कार्य किया, ऐसे परम आदरणीय माननीय प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी आज हमारे मध्य हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार। विगत 70 वर्षों से सतत सक्रिय आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, यह जानना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। पर केंद्र में संघ है। जब सहज रूप में पूछा तो पता चला कि संघ और उनके जीवन में कोई अंतर है ही नहीं। आप उन्हें पूछें या संघ को पूछें, अंततोगत्वा प्रभावित दोनों ही चीज़ें हुई, उनका जीवन भी और संघ भी। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब एक जीवन में आता है विचार कि इतने लंबे अनुभव आपके जीवन में हैं जिन्हें उद्घाटित करना किसी एक श्रृंखला के बस की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत खास बनाती है आपका स्वयंसेवक होना। मैं आज केंद्रित हूँ इसी विषय पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आपका जुड़ाव कब, कहाँ और कैसे हुआ। आज से 67 वर्ष पहले जब मेरी उम्र 16-17 वर्ष की थी, हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी। बोर्ड में मेरिट में मेरा नाम था। 1956 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। संपर्क में आने का एक अद्भुत और अद्वितीय अनुभव मेरा था। मैंने भिंड से हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आगे पढ़ने की व्यवस्था वहाँ पर थी, वहाँ कॉलेज था, लेकिन फिर भी बीच में मुझे संघ की व्यवस्था के द्वारा ग्वालियर लाया गया और मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पुराना कार्यालय है, पुराने हाई कोर्ट की बिल्डिंग के सामने विप्रदास के बाड़े में था, उसमें मुझे रहने का अवसर मिला।
इस तरह से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में जब 16-17 वर्ष की उम्र थी तब आया। ऐसा कोई विशेष अवसर याद आता है जब आपको लगा हो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने की आपने शुरुआत की? शुरुआती दौर में खेलने कूदने और एक सहज सामान्य शाखा कार्य करते समय कार्यकर्ताओं को ध्यान ही नहीं होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या, संघ मतलब क्या। तो ये संघ मतलब क्या, ये जानने का आपका जो खुद का चरण है वो कब शुरू हुआ? भिंड से ग्वालियर आने के पश्चात, जैसा मैंने पहले बताया कि संघ कार्यालय में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उस समय श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मणराव मारतन तड़ेकर जी नगर प्रचारक थे। आते ही मुझे उन्होंने कहा कि अभी कुछ महीने अपने स्वयं के क्रियाकलाप जो भी हैं वो भी आप करिए, ग्वालियर में नए नए आया हो, ग्वालियर को देखिए, और कुछ अरसे के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से आपका परिचय कराएंगे। तब मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि शाखा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सुबह शाम लोग इकट्ठे होते हैं, जिनको हम स्वयंसेवक कहते हैं, स्वयं की प्रेरणा से जो काम करते हैं। वो एक खेल कूद की संस्था है, मिलकर बैठ करके आपस में परिचय करते हैं, समय समय पर विचारों का आदान प्रदान होता है, और इससे ज़्यादा कोई चीज़ मेरे ध्यान में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं कई बार सोचता था कि भिंड में जब आगे पढ़ने की व्यवस्था थी तो मुझे भिंड से ग्वालियर लाया क्यों गया। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा राज था कि मामा जी हम जिनको कहते हैं, माणिक चंद्र वाजपेयी, वो भिंड में प्रचारक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा विस्तार प्रारंभ में उन्होंने ही किया था। और जब मेरिट में मेरा नाम आया तो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से, माने मेरे मित्र के माध्यम से, एक श्रवण कुमार गुप्ता नाम का सहपाठी था, मेरे साथ में पढ़ता था, वो मेरा मित्र था, उसके माध्यम से मुझे ये प्रस्ताव रखवाया कि जिस तरह तुम ग्वालियर पढ़ने के लिए जा रहे हो, इनको भी ग्वालियर ले जाओ। तो संघ के संपर्क में आने के बाद ये बात मेरे दिमाग में आती रही कि भाई जिनसे मेरा परिचय नहीं था और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा, सारी व्यवस्थाएं की, संघ कार्यालय में रहने की व्यवस्था की, आखिर इसके पीछे क्या है। अपने भी इतनी चिंता नहीं कर पाते, अगर घर के लोग भी हमारे सोचते कि भिंड से और ग्वालियर लाने की व्यवस्था कर दें तो वो संभव नहीं था, क्योंकि ग्वालियर मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो धीरे धीरे जो व्यक्ति निर्माण की बात जो कहते हैं कि व्यक्ति को संस्कारित करना, उसकी क्षमता को विकसित करना, और समाज के लिए जिस तरह के योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो समाज को दिशा दे सके, आगे के भविष्य में समाज कैसा होना चाहिए उसमें सफलता प्राप्त कर सके, इस तरह के व्यक्तियों को निर्माण करने की संस्था है ये। और इसलिए फिर ध्यान में आने लगा कि जिस तरह से व्यक्तियों को जोड़ करके उनकी पारिवारिक चिंता, उनकी व्यक्तिगत चिंता, उनके विकास की चिंता, उनकी पढ़ाई की चिंता, उनको योग संस्कार देने की चिंता है, जिस तरह की संघ की शाखा में की जाती है, तो वास्तव में ये व्यक्तियों के निर्माण की पाठशाला है। ये 1 साल के बाद ही मुझे ध्यान में आने लगा। और बाद में जब संघ शिक्षा वर्ग वगैरह में गया तो मैं लगातार संघ शिक्षा वर्ग की हैं मैंने, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। तब फिर पूरी तरह से ध्यान में आया कि भारत का भविष्य और भारत की जो विरासत है उसको स्थापित करने के लिए जिस तरह के संगठन और जिस तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसकी नींव संघ की शाखा में डाली जाती है। ये बात मेरे ध्यान में धीरे धीरे आने लगी। संघ का यह जो व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है, या हम इसे कहें कि एक नेतृत्व करता व्यक्ति खड़ा करना संघ का मूल दायित्व है, या इसके इतर भी आपने कुछ ऐसा महसूस किया जो संघ को संघ बनाता है? नहीं, विशुद्ध रूप से
योग्य व्यक्ति तैयार करना और उनको फिर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भेजना, और फिर उन क्षेत्रों के अंदर संघ का सीधा दखल नहीं होता, दखल वैचारिक होता है। और इसलिए अगर हम ध्यान में लाएंगे तो संघ की स्थापना 1925 में हुई, लेकिन जिस विचार को लेकर के संघ की स्थापना 1925 में हुई, वो विचार संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में 1916 से ही आने लगा था। कलकत्ता में जब वो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए गए थे तो अनुशीलन समिति के वो सदस्य थे, और अनुशीलन समिति के संपर्क में क्रांतिकारी लोग भी थे। तो उस समय देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरह के प्रयास चलते थे उनका अच्छी तरह से वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, और इसलिए बहुत जल्दी वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि देश को स्वतंत्र तो हम करा लेंगे, आगे चल कर कभी कभी देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद देश को फिर से वो वैभव प्राप्त करवाना जो कभी इसको प्राप्त था, जो वास्तव में भारतवर्ष की धरोहर है, भारतवर्ष का विरासत है, भारतवर्ष की परंपरा है, भारतवर्ष की पहचान है, और भारतवर्ष की जो जीवन पद्धति है, इसको अगर स्थापित करना है और भारतवर्ष को पुनः वो गौरव अगर विश्व के अंदर प्रदान करना है, तो उसके लिए जिस तरह के व्यक्ति चाहिए उन व्यक्तियों का अभाव खटकेगा। और इसलिए एक बार अगर आज़ादी भी मिल गई तो हम उस आज़ादी को संभाल नहीं पाएंगे, और विदेशी जो मानसिकता है उसी से प्रभावित होकर के देश चलेगा, तो देश को पुराना वैभव तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए उस तरह के व्यक्तियों की जो आवश्यकता है, उन व्यक्तियों के निर्माण करने की आवश्यकता है। वैसे व्यक्ति अगर निर्माण होंगे तो आज़ादी को हम स्थापित भी कर सकेंगे, और आज़ादी को प्राप्त करने के पश्चात भारतवर्ष को पुराना गौरव भी वापस लौटा सकेंगे। और इसलिए 1916 से उनके दिमाग में विचार चलता रहा, और 1925 आते आते तक वो पूरी तरह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि हमको ऐसा संगठन खड़ा करने की ज़रूरत है जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो देश को आज़ादी मिलने के पश्चात भी भारतवर्ष को पुराना गौरव फिर से दिलवा सके। और इसलिए 1925 में संघ की स्थापना हो गई। लेकिन संघ की स्थापना होने के पश्चात 1947 तक, यानी आज़ादी मिलने तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ शाखा के माध्यम से व्यक्तियों को चयन करना, उनको संस्कारित करना, और डॉक्टर हेडगेवार जी का जो विचार था उसके अनुरूप व्यक्तियों को ढालना, यही काम वो करते रहे। देश की आज़ादी तक संघ ने और कोई काम नहीं किया। सिर्फ 1936 में एक समानांतर संगठन राज्य सेविका समिति, इसका जरूर निर्माण हुआ, क्योंकि महिलाओं के क्षेत्र में भी संस्कारित एक संगठन चाहिए, और उस प्रकार के संस्कार महिलाओं में भी आना चाहिए, अन्यथा देश की आज़ादी तक कोई संगठन दूसरा निर्माण नहीं हुआ। लेकिन फिर जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि संघ का काम व्यक्तियों को संस्कारित करके योग्य व्यक्ति जो भारतवर्ष के गौरव को और उसकी विरासत को पुनः लौटा सके, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करने तक ही सीमित नहीं रहा। आज़ादी के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों के अंदर संघ के स्वयंसेवक गए। सबसे पहले 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आया। देश आज़ाद होने के पश्चात दुर्भाग्य से पूज्य महात्मा गांधी की हत्या हो गई, आरोप संघ के ऊपर लगा। विधानसभा लोकसभा के अंदर बहस होती थी, संघ के बारे में कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं था। तो देश स्वतंत्र होने के पश्चात ये भी ध्यान में आने लगा कि अब संघ के स्वयंसेवकों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाए बिना हम संपूर्ण भारतवर्ष को जो स्थान दिलवाना चाहते हैं वो संभव नहीं है। और इसलिए फिर आज़ादी के पश्चात 1948 से ही विभिन्न संगठनों में स्वयंसेवकों ने जाना शुरू किया। और आज हम देखते हैं कि कुल मिलाकर के छोटे बड़े संगठन जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर खड़े हैं उनकी संख्या लगभग 38 है, और हमने पूरे समाज को व्याप्त किया है। कोई क्षेत्र वैसा नहीं है, क्रीड़ा का क्षेत्र नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, चिकित्सा का क्षेत्र नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर संघ के स्वयंसेवकों ने जाकर के अपने देश के गौरव और व्यवस्था के अनुकूल संगठन खड़े न किए हों। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति निर्माण के एक में विचार को लेकर के 1925 में जो संघ की स्थापना हुई थी, आज वो संघ एक ऐसे पेड़, ऐसे वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है जिसकी शाखाएं संपूर्ण समाज को व्याप्त करती हैं, और आज पूरा समाज एक प्रकार से संघ में हो गया है। एक राजनीतिक विचारधारा कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती है।
प्रत्यक्षतः देखने में आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक आरोप रहता है कि वो राजनीति को दिशा देती है, राजनीति को मोड़ती है और राजनीति करती है। आपने अपने जीवन में दो बड़े विशिष्ट आयाम जिए हैं। एक सहज सरल स्वाभाविक मानवीय जीवन जिसमें कि समाज सेवा जुड़ी हुई है। उस समाज सेवा का जब विस्तार होता है तो आपकी आवश्यकता के अनुरूप संघ आपका अलग अलग जगह पर उपयोग करता है। तो एकमेव आप मध्य भारत या मध्य क्षेत्र से अकेले ऐसे स्वयंसेवक होंगे जिनके पास दायित्व का वैशिष्ट्य और वैविध्य अलग अलग प्रकार का रहा। आप मेरे ख्याल से अंतिम गृहस्थ प्रांत प्रचारक की भी श्रेणी में हो सकते हैं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ मध्य क्षेत्र से। और इसके उपरांत आप राजनीतिक क्षेत्र में भी गए तो आपने राजनीति में भी एक नए आयाम को विकसित किया। आपको संगठन महामंत्री के नाते रखा गया वहाँ। आपने 2002 से लेके 2006-07 तक लगातार उसमें आपने अपनी भूमिकाएं निभाई। दो बड़े राज्यों में आपने एक समन्वयक की भूमिका निभाई। इसके उपरांत आपने दो अलग अलग राज्यों में और एक केंद्र शासित राज्य में भी आपने राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन किया। तो समाज जीवन में एक विविधता है आपके जीवन में। एक तरफ संगठनात्मक ढांचा है, एक तरफ आपके पास राजनीतिक विमर्श है, एक तरफ आपके पास संवैधानिक मूल्यों को बचाए रखने की दृढ़ इच्छा है। इन तीनों जीवन को जीते समय आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कहाँ देखा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्र में कहाँ था? या आपके जीवन के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ प्रकटित हुआ? इन तीनों आयामों में आपने अपने जीवन को किस तरीके से देखा? ये एक थोड़ा सा ऐसा पहलू है जो हर कार्यकर्ता के मन में आता है। जैसा आपने प्रारंभ में कहा कि समाज जीवन के अंदर और संघ के जीवन में भी राजनीति प्रभाव डालती है। तो राजनीति प्रभाव डालती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति प्रभाव से ज़्यादा कुछ करती है, क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में राजनीतिक दल होना जरूरी है। उसमें सत्ता पक्ष भी होना चाहिए, उसमें प्रतिपक्ष भी होना चाहिए और दोनों मजबूत होना चाहिए। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बिना राजनीतिक दल के चल नहीं सकता। और आज लोकतंत्र विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ प्रणाली है शासन व्यवस्था की। इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन लोकतंत्र के अंदर काफ़ी कमियां भी हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के अंदर काफ़ी कमियां भी हैं और वो कमियां लोकतंत्र में प्रकट होती हैं। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो व्यक्तियों के द्वारा चलता है। जिस राजनीतिक दल में जैसे व्यक्ति होंगे, अगर व्यक्ति में जो कमियां हैं अगर उस राजनीतिक दल के अंदर, तो सारी कमियां वो राजनीतिक दल के अंदर भी प्रकट होकर के आएंगी। ऐसी स्थिति में योग्य राजनीतिक दल को बनाने का मतलब यह है कि राजनीतिक दल के अंदर भी योग्य व्यक्ति होना चाहिए। अगर राजनीतिक दल राष्ट्र को ठीक दिशा अगर देना चाहते हैं तो राजनीतिक दल के अंदर जो सदस्य हैं, राजनीतिक दल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी दिशा ठीक होना चाहिए। अगर वो स्वार्थी होंगे, व्यक्तिवादी होंगे, आतंकवादी होंगे, तो राजनीतिक दल के अंदर भी वही बात है, सारी की सारी प्रकट होंगे। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल को भी योग्य बनाना, राजनीतिक दल को भी राष्ट्र जिस तरह का चाहते हैं उस तरह के राजनीतिक दल के विचारों को बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए अगर आप राष्ट्र को एक वैभवपूर्ण और विकसित और अच्छा और पूरे विश्व के अंदर दिशा देने वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए राजनीतिक दल का चूक महत्व है, तो राजनीतिक दल के अंदर भी जो उसके घटक हैं वो भी वैसे होना चाहिए। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्यान हमेशा इस बात पर रहता है कि अपने देश के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था में चूँकि राजनीतिक दल जरूरी है, तो राजनीतिक दल भी योग्य और ठीक दिशा वाले, भारतवर्ष को जिस तरह का वैभवपूर्ण और जिस तरह का स्वाभिमानपूर्ण स्थान चाहिए, उस तरह का जीवन जीने वाले लोग भी राजनीतिक दल के अंदर चाहिए। इस भाव को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक दल के अंदर अपने लोग भेजता है। और हम कहते हैं कि राजनीतिक दल के अंदर अच्छे लोग जाना चाहिए। अगर वहाँ अच्छे लोग नहीं होंगे तो राजनीतिक दल अच्छा नहीं होगा। राजनीतिक दल अच्छा अगर नहीं होगा और वो जीत करके आता है तो शासन व्यवस्था भी अच्छी नहीं होगी, और शासन व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी तो राष्ट्र कैसे अच्छा होगा। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्यान भी उधर है।
लेकिन एक बात जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये चाहता है कि देश के अंदर दो राष्ट्र को समर्पित राजनीतिक दल चाहिए। कभी एक की सत्ता हो, 2-3 टर्म के बाद दूसरी सत्ता हो। जैसे हमारे पूर्व सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस कहते थे कि किसी भी राजनीतिक दल को सत्ता में 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद आदमी के स्वभाव में और आदमी के विचार में फर्क आता ही है। आदमी आदमी होता है, वो कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गुरु बनाया तो किसी आदमी को नहीं बनाया। जब इसका विचार चला तो कई स्वयंसेवकों ने, अपने घटकों ने कहा कि आपसे अच्छा गुरु कौन हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आदमी गुरु नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी कभी भी और रास्ता भटक सकता है। और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुरु आदमी को बनाने के बजाय परम पवित्र भगवत ध्वज को बनाया। ये जो संदेश देता है, इस संदेश को लेकर के लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए उनका जो ये कहना आता है कि हर 2 टर्म के बाद सत्ता बदलना चाहिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन ये कब संभव है? तब संभव है कि 2 दल ऐसे हों जो पूरी तरह राष्ट्र के मूल्यों के अनुसार चलने वाले हों, मूल्यों का आदर करके चलने वाले हों, और राष्ट्र की जो पहचान है उस पहचान को लेकर के चलने वाले 2 राजनीतिक दल हों। आज दुर्भाग्य अपने देश के अंदर ये है कि कोई भी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ऐसा नहीं है जो भारतवर्ष के जो मूल्य हैं, भारतवर्ष की जो जीवन रचना है, भारतवर्ष की जो धर्म आधारित रचना है, इसको मानने वाले और कोई दूसरा दल नहीं है। और इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है। और उसी के कारण से इसमें हम देखते हैं कि विपक्ष में जो दल है वो सशक्त विपक्ष नहीं है, ठीक से आलोचना जो करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं और भटक जाते हैं वो। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोचता है कि 2 ऐसे दल होना चाहिए जो भारतवर्ष के मूल्यों के अनुसार चलें, वो आचरित करें और उनके लिए वो जिएं। और इसलिए क्योंकि ऐसा कोई दल नहीं है, ऐसा एक ही दल है और वो है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना पड़ता है, उसको आगे लड़ना पड़ता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना नहीं है, वो एक साधन है। हमको तो राष्ट्र को मजबूत बनाना है, और आज की परिस्थिति में राष्ट्र को मजबूत बना सकता है, उसके मूल्यों के अनुसार जो देश को चला सकता है, भारतवर्ष को पुराना वैभव लौटा सकता है, वो एकमात्र दल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आते हुए देखना चाहता है। यहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल है, जो आपने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर गए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह कार्य पद्धति है। उसके विभिन्न प्रकार के जो स्वयंसेवक हैं उनको जिस समय जिस परिस्थिति के अंदर, यद्यपि इसका काम परिस्थिति निरपेक्ष है, लेकिन फिर भी परिस्थिति से के अनुसार ही समाज चलता है। तो परिस्थिति के अनुसार जहाँ जहाँ जिस तरह के व्यक्ति की आवश्यकता है उस तरह के व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भेजता है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर ठीक समझा परिस्थिति को देखते हुए, तो उन्होंने मुझे फिर गृहस्थ होते हुए प्रांत प्रचारक भी बनाया। और जब आवश्यकता लगी कि मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है, लगातार 10 वर्ष का कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि मध्य प्रदेश पूरा जो है बंटाढार करके रखा है उसका, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस तरह समझा कि इनको महामंत्री संगठन बना करके बीजेपी में भेजना चाहिए। तो फिर बीजेपी में महामंत्री संगठन बना करके भेजा, और आगे चल करके फिर सांसद बनाना और विभिन्न प्रांतों का दायित्व देना, ये सारी की सारी रचना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समय समय पर जिस तरह की आवश्यकता परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर है, वो अपने जो एक खजाना है कार्यकर्ताओं का, उसमें से वो नियुक्ति देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वो कहीं ना कहीं जन में एक बात जो घर कर जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आपके कथन के अनुरूप तो ये स्वाभाविक तौर पर परिलक्षित होता है कि प्रभावित होती है, पर क्या ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मूल कार्य है राजनीतिक दिशा बोध के कारण प्रभावित तो नहीं होगा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करे, भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली बनाए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में स्थापित करे। और उसका कारण मैंने बताने की कोशिश की है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर
भारत राष्ट्र की, देश की जो आत्मा है, जो उसकी पहचान है, उस पहचान के अनुरूप चलने वाली कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं। अब दूसरी पार्टी जब तक नहीं है तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आता हुआ देखे, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आएंगे तो भारतवर्ष का भविष्य जिस तरह का संघ चाहता है, जिसके लिए 1925 में इसकी स्थापना की गई है, राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए तो राष्ट्र को वैभवशाली हम लोकतंत्र व्यवस्था में बिना राजनीतिक दल के को माध्यम बनाए नहीं बना सकते। और इसलिए हमारी तो कोशिश हमेशा यही रहती है कोई दूसरा दल भी मूल्यों के अनुसार चले। मूल्य जो हम स्थापित करना चाहते हैं, भारतवर्ष को वैभवशाली बनाना चाहते हैं, जिस तरह का हम एक रूप स्वरूप पूरे विश्व के अंदर भारतवर्ष को देना चाहते हैं, उस तरह का कोई दूसरा राजनीतिक दल अगर आ जाएगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन करे, वो उसका भी समर्थन कर सकता है। अरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तो विचार यही है कि लोकतंत्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपने अपने जीवन में दो प्रतिबंध देखे हैं, 1975 और 1992। एक दो कालखंड हैं जो एक 70 का दशक है, 80 तक आते आते एक समाज जीवन में परिवर्तन आता है, और एक 90 का दशक है जो एक नए तरीके का जीवन लाता है। इन दोनों में आप साक्षी हैं, कार्य किया है, और आपने वर्तमान में 21वीं सदी में आप कार्य कर रहे हैं। संघ के विभिन्न आयामों को आपने बढ़ते देखा है, आज संघ का व्याप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है नए कार्यकर्ताओं को क्या चीज़ प्रभावित करेगी ऐसे में जब सामाजिक मूल्य भी अपनी उन स्थितियों में नहीं है जिन स्थितियों में हम कहें कि 70 के दशक के पूर्व थी? आज की एक नई समाज एक तकनीकी की व्यवस्था के साथ बहुत तेज़ी से बदल रही है। इसके बीच में संघ और समाज जीवन कैसा देखते हैं? देखिए, जहाँ तक संघ पर प्रतिबंध का सवाल है तो संघ 3 अवस्थाओं से गुजरा है। एक तो संघ जब 1925 में स्थापित हुआ तो वो तो नागपुर से प्रारंभ हुआ, 4-5 बालकों को लेकर काम प्रारंभ हुआ। तो उस समय के जो डॉक्टर हेडगेवार के समकक्ष नेता थे अन्य क्षेत्रों में, वो डॉक्टर साहब को पागल कहते थे कि इनको हो क्या गया है, ये क्या करना चाहते हैं, इन बालकों को इकट्ठा करके कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं। यानी डॉक्टर साहब के अंदर विचार की कितनी गहराई थी इसको वो समझ नहीं पा रहे थे। और इसलिए वो एक ऐसा काल था जब उपहास के उसमें से संघ गुजरा। लोग मजाक बनाते थे कि डॉक्टर साहब तो डिप्रेशन में चले गए, वो तो अवसाद की अवस्था में है, और इसलिए उनका चूँकि बड़े किसी काम में मन नहीं लगता तो अपने बालकों के साथ बैठ करके और वो करना ठिठोरी करना शुरू कर दिया। और इसलिए वो एक अवस्था ऐसी थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब वो मजाक के उसमें से निकला, उपहास के उसमें से निकला। लेकिन जब काम बढ़ा, नागपुर से पढ़ने के लिए डॉक्टर साहब ने लोग इधर उधर भेजे, उसका विस्तार हुआ। और चूंकि संघ का विचार राष्ट्र की आत्मा के अनुकूल था और इसलिए कुछ ईश्वर की कृपा भी हुई, तो संघ का जब विस्तार हो गया तो लोगों ने फिर उसका विरोध करना शुरू किया। और विरोध करने में खासकर उस समय जो सत्ता में जो राजनीतिक दल था उसका ज़्यादा विरोध था। और विरोध का कारण यह था कि संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को, आज़ादी जब देश को मिली तब संघ का प्रभाव इतना ज़्यादा हो गया था सर्वत्र कि कांग्रेस भी सोचने लगी थी कि संघ हमारा समर्थन कर दे। और इसलिए गांधी जी के हत्यार को बहाना लेकर के कांग्रेस ने कोशिश की कि इस तरह इनके स्वयंसेवकों को जेल में डाल करके और इन पर दबाव बनाया जाए, और शर्त ये रखी प्रभु जी ने गुरु जी के सामने कि आप कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए। लेकिन वो संभव नहीं था, और इसलिए फिर संघ का विरोध होना शुरू हुआ। और ये जो जितने प्रतिबंध लगे हैं ये विरोध के परिणाम स्वरूप लगे। संघ का विस्तार इतना हो गया कि आप उसका विरोध नहीं कर सकते, तो फिर लोगों ने उसको सरेंडर करना शुरू किया। आज हम तीसरी अवस्था में से गुजर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा उपहास किया था, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया था, आज वो उपहास और विरोध को छोड़ करके संघ को सरेंडर कर रहे हैं। संघ सर्वत्र अपने अपने संगठनों को लेकर के समाज में इतनी प्रभावी भूमिका में आकर के खड़ा हुआ है कि कोई उसके सामने अब आ नहीं सकता।
और इसलिए आप देखिए समाज के अंदर उन मूल्यों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघ चला है और जो मूल्य समाज के अंदर संघ स्थापित करना चाहता है, उन मूल्यों की इतनी तेज हवा चल रही है, ऐसी आंधी चल रही है कि सब के सब विरोधी उखड़ रहे हैं उसमें से। और इसलिए अब तो प्रतिबंध का तो सवाल है ही नहीं, प्रतिबंध तो कोई लगाने की सोच भी नहीं सकता, लगाना तो दूर की बात है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन तीन अवस्था से गुजरने के पश्चात आज इस स्थिति में पहुंचा है कि उसका विरोध तो अब संभव है नहीं, लोग उसके रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हुए हैं। और आज की जो बीजेपी की जो सरकार है, उस सरकार ने उन सारे के सारे मूल्यों को स्थापित किया है। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री सब वो कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने विचार में लेकर के चला था। कैसा भारत होना चाहिए, वैसा भारत बनने के लिए आज जा रहा है। एक और प्रश्न जो आपने किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह के राजनीतिक प्रभाव के बढ़ने के कारण संघ पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। तो देखिए, संघ की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य पद्धति है, वो कार्य पद्धति इस तरह की है कि वो संतुलन बना करके चलते हैं। बीजेपी चूँकि एकमात्र राजनीतिक दल है जो देश की आत्मा के अनुकूल काम कर रहा है, और इसलिए हमारी मजबूरी होने के बाद भी हम उसको शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। और इसलिए उसके लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, जितनी शक्ति की आवश्यकता है, जितने लोगों की आवश्यकता है, वो सब उसमें भी जाते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों को भी इसके कारण कहीं कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, अन्य क्षेत्र भी उसी गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसा हम देखते हैं कि जो 75 वर्ष आज़ादी के मनाए हैं, अमृतकाल चल रहा है, इस अमृतकाल के बाद जो हम शताब्दी मना रहे होंगे आज़ादी की, तब भारतवर्ष वास्तव में एक वैभवशाली भारतवर्ष होगा, एक विकसित भारत होगा, एक समर्थ भारत होगा, और विश्व गुरु के स्थान पर भारत में विराजेगी। ये कामना हर कार्यकर्ता अपने जीवन में करता है, पर वर्तमान परिस्थिति में आपने कार्य को देखा है, कितना अंतर लगता है। जब आपने शुरुआती समय में कार्य किया होगा तो भौगोलिक इकाई का एक व्याप था, वर्तमान में कार्य का व्याप और उस तरीके की जनांकीय योजना के अनुरूप क्षेत्र का भी बंटवारा हुआ, स्थान, समय, परिस्थितियां बदली। तो आज आपने संघ में जो परिवर्तन देखा है या संघ का जो पहले जो कार्य था, तो कहाँ आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं के विकास में कुछ गुणात्मक बढ़ोतरी हुई है, या स्थान और समय के साथ जनांक की जो आंकड़े हैं उनमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है? कहाँ आपको लगता है कि संघ के विकास में कुछ बढ़ोतरी और कुछ उसके गुणात्मक मूल्यों में अवमूल्यन या उसके गुणात्मक वृद्धि, इनमें कहाँ अनुपात दिखता है आपको? ये एक समीक्षात्मक है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये विशुद्ध रूप से परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। परिस्थिति कैसी भी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस उद्देश्य को लेकर के चला है, जिस कार्य पद्धति को लेकर के चला है, वो शाश्वत है। जैसे धर्म सनातन है, वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो विचार है कि योग व्यक्ति को तैयार करना, ये उसका मूल विचार, ये भी सनातन है, ये भी सत्य है। इसलिए हम कहते हैं कि ये परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। लेकिन इसके काम करने का जो ढंग है, काम करने का जो स्वरूप है, काम करने की जो शैली है, जिसको मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, इसकी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली समय के अनुसार बदलती है। और कोई व्यक्ति अगर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलेगा नहीं, एडजस्ट नहीं करेगा, तो फिर व्यक्ति समाज के अंदर निरुपयोगी हो जाएगा और अंततः खत्म हो जाएगा वो। इसलिए आपको समय के अनुसार बदलना चाहिए। बदलना ये जिंदगी का लक्षण है, ये जीवंत होने का लक्षण है, ये शरीर के अंदर प्राण है, इसका लक्षण है। जब तक बदलते हैं हम, जब तक चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब है आप जिंदा हैं। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य परिस्थिति निरपेक्ष होने के बाद भी इसका जो शैली है, यानी क्या कहना चाहिए, इसका जो स्वरूप है, ये परिस्थिति जिस समय जैसी आवश्यकता चाहती है वैसा वो बदलती है वो रूप। जैसे 1925 से लेकर के 1947 तक, आज़ादी होने तक हम एक ही संगठन थे, बाद में विभिन्न प्रकार के संगठन आ गए। आज और भी कई प्रकार की चीज़ें जुड़ती चली गई है। पहले प्रचार विभाग नहीं था, सेवा विभाग नहीं था, संपर्क विभाग नहीं था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में ये तीनों के तीनों विभाग जुड़े। आज विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जुड़ी हैं,
कई प्रकार के आयाम प्रारंभ हुए। तो इसलिए प्रारंभ हुए हैं कि हमको समाज कैसा चाहिए, संगठित समाज, और भारतवर्ष के समाज जिन मूल्यों पर चलता है वैसा मूल्यों के प्रति समर्पित होकर के चलने वाला समाज, ये संगठित समाज चाहिए। और संगठित समाज में जिस तरह के और परिवर्तन आएंगे, उन परिवर्तनों के अनुकूल हमको अपने काम करने के ढंग में जो परिवर्तन है वो हमको करना है, और वो हम करते चले जा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के बदले हुए परिवेश में संघ के विचार में, संघ के काम करने के ढंग में कोई परिवर्तन है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये आदमियों का संगठन है, उसमें आदमी हैं। और चूँकि आज संघ का प्रभाव संपूर्ण देश के ऊपर है, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवक सब सत्ता में है, वो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। देश का प्रधानमंत्री भी जो प्रचारक था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को संभाल करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रारंभ में जो संघ का काम था, जिस तरह के गुणों को निर्माण करना, उनको संरक्षण देना, उनको मनुष्य के अंदर ठीक तरह से बनाए रखना, उनमें कोई ह्रास न होने देना, ये पहले जितनी आवश्यकता है तो उससे इस समय ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे अनुकूल है सारी की सारी परिस्थितियाँ, और जो अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं तब फिर आदमी में गुणात्मक ह्रास होना शुरू होता है, और इसलिए वो अवस्था सर्वत्र देखने को हमको मिलती है, क्योंकि आदमी तो आदमी होता है। ऐसी स्थिति में हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और जिस तरह का व्यक्ति, जिस तरह के उद्देश्य को लेकर के हम चले हैं, उसके अनुरूप हमारा व्यवहार हो, क्योंकि समाज हमको देख रहा है, उसकी और अधिक आवश्यकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण कहीं कोई किसी प्रकार के काम के विस्तार में कमी नहीं आई है। लेकिन एक बात जरूर है कि वर्तमान समय में सर्वत्र अनुकूलता होने के कारण हमको अपने गुणों पर, अपने व्यवहार पर, अपने चरित्र पर, अपने आचरण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आदमी आदमी होता है, उसमें कभी भी गुणों में ह्रास हो सकता है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी गुरु के स्थान पर जो परम पवित्र भगवत ध्वज था, तो जो विचार था उसका, वो विचार तो आज भी वैसा ही है। इसलिए इसकी और ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जीवन में ऐसी कई स्मृतियाँ होंगी जब आपको लगा होगा कि समाज जीवन में जिस तरीके के विचार को लेकर के चल रहे हैं, उसमें मेरे जीवन में कोई ऐसा परिवर्तन आ रहा है जो मुझे बदलना चाहिए, या उस वक्त के जो समकालीन कार्यकर्ता थे उनके जीवन में बदलाव आया होगा। आपने ऐसे कई अवसर आए जब परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास हुआ होगा। माननीय सरसंघ चालक जी के साथ में कई बार सह सर कारवा जी का भी प्रवास हुआ होगा। ऐसे विभिन्न प्रकार के आपके आयोजनों से जुड़ने का अवसर आपके जीवन में आया है। ग्वालियर कार्य का क्षेत्र रहा, केंद्र रहा, तो स्वाभाविक तौर पे कई अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी हुए। कुछ ऐसे कार्यक्रम होंगे जिन्हें आप आज भी अपनी स्मृति में रखते होंगे, कुछ ऐसे कार्य होंगे जिनके कारण आपके जीवन में एक बदलाव आया होगा। ऐसी स्मृति आप हमसे साझा करेंगे? तो ऐसी स्मृतियाँ, ऐसे संस्मरण तो बहुत हैं, और वो संस्मरण इतने गहरे छाप छोड़ करके गए हैं जीवन में कि वो हमेशा स्मृति में रहते हैं, उनको भूलना बहुत कठिन है। जब हम नगर कार्यवाह थे उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी थे, और इसलिए कई बार उनके साथ कार्यक्रमों में तो संपर्क और संबंध आया ही, बैठकों के अंदर भी उनके साथ कई बार संवाद हुआ। यहाँ तक कि वरिष्ठ सदस्यों के यहाँ कभी चाय पर उनको ले जाते थे तो वहाँ पर भी चाय पर भी संवाद होता था। और प्रारंभिक जीवन में परम पूजनीय गुरु जी का जिस तरह का हमको मार्गदर्शन मिलता था, उसका बहुत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा। एक कार्यकर्ताओं की बैठक में जब मैं नगर कार्यवाह था तो परम पूजनीय गुरु जी ने मुझे पूछा कि कार्य के विस्तार के लिए तुम नगर से इस बार जब कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, उस समय कितने विद्यार्थियों को विस्तार के रूप में भेज सकते हो? तो मैंने कहा कि 30 विद्यार्थियों को विस्तार के रूप में भेज सकता हूँ। परम पूजनीय गुरु जी ने मुझे शाबाशी दी। माननीय लक्ष्मण राव तराणीकर उस समय नगर प्रचारक थे, उनको कहा कि इसको मिठाई खिला देना। इसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा कि एक इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व
जो हमारे लिए आदर्श हैं, उन्होंने इस तरह की हमको साहस बनाया, शाबाशी दी, ये सब किया। हमने अपने जीवन के अंदर काम को ही प्रमुख माना। हमको कोई पद मिले इसकी चिंता हमने कभी नहीं की। और शाखा की कार्य पद्धति में से जिस तरह का स्नेह, आत्मीयता दूसरों से रखना, इस तरह का जो भाव था, वो ही हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखा। दूसरी घटना जो पूजनीय रज्जू भैया के साथ की है, कर्नाटक के अंदर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक थी। उस बैठक के अंदर माननीय मदन दास जी ने मुझे सूचना दी कि पूजनीय सत्संग चालक जी आपको याद कर रहे हैं। रात को 8 बजे का समय था। मैं उनसे मिलने के लिए गया। जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही मुझे का इतना आश्चर्यचकित करने वाला था कि जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि नौकरी छोड़ सकते हो क्या। अब ये कोई प्रश्न मुझे पूछा जाएगा, ये संभव नहीं था। मैंने कहा कि अगर आप कहेंगे तो नौकरी छोड़ सकते हैं, कोई लायबिलिटी में लायबिलिटी होगी, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो नौकरी छोड़ सकता हूँ। वो चीज़ मुझे हमेशा याद आती है कि सत्संग चालक जी मुझे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। मेरे अंदर उन्होंने ऐसा क्या पाया जिसके कारण वो ये नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि नौकरी छोड़ सकते हो क्या। मैंने सोचा कि अखिल भारतीय स्तर पर किसी संगठन की जिम्मेदारी ये देना चाहते होंगे। लेकिन ठीक 6 महीने बाद कोटा में प्रचारकों की बैठक थी, प्रांत प्रचारकों की। उसमें मुझे बुलाना आया, मैं वहाँ पर गया और वहाँ मेरे पास प्रस्ताव ये रखा कि मध्य भारत प्रांत का आपको प्रांत प्रचारक बनना है। एक लंबे अंतराल तक आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं से आपका जुड़ाव रहा। जब आपकी संवैधानिक मर्यादाएं थीं, या ऐसा कह लें कि राजनीतिक परंपरा में जब आप कई दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, तो वो सब आत्मीयजन छूटते गए होंगे। उन आत्मीयजनों से कभी मिलने की इच्छा रही होगी मन में, कभी उन्होंने मिलने का प्रयास किया होगा। उस समय पे आपने उन सब चीज़ों को कैसे संभाला होगा, कैसे परिस्थितिजन्य निर्णय लिया होगा, ये स्मृति जरूर आप साझा करें। नहीं, देखिए, उसका एक ही सूत्र था कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर मैं गया और विभिन्न क्षेत्रों को जैसी आवश्यकता थी वैसा काम किया। लेकिन काम करते समय मैं ये कभी नहीं भूला कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ और स्वयंसेवक के नाते इस अवसर पर व्यक्ति के साथ या परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, स्वयंसेवक के नाते जो वो योग्य है वो व्यवहार मैंने किया और इसलिए कहीं पर कोई चूक नहीं हुई। जैसे अगर कहना हो तो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कई लोग मेरे आदमी थे, लेकिन जब वो संगठन के अनुकूल या परिस्थिति के अनुकूल जब वो काम नहीं कर रहे थे, रास्ते से भटक रहे थे, तो मैंने फिर उनको संरक्षण नहीं दिया। क्योंकि संरक्षण देना फिर इसका अर्थ ये होता कि मैं अपनी स्वयंसेवक की भूमिका से दूर जा रहा हूँ। और इसलिए जो अप्रिय निर्णय भी बीजेपी में रहते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए मुझे करने पड़े, तो एक स्वयंसेवक के नाते जो योग्य था वो ही किया। मैंने उस अपने संबंध को वो नहीं किया। जैसे सुश्री उमा भारती जी, भोपाल से सांसद का टिकट जब मैं प्रांत प्रचारक था तब मेरी कहने पर दिया गया। मेरी इच्छा थी कि वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनी वो, लेकिन जब वो जैसी आवश्यकता थी उसके अनुसार जब व्यवहार नहीं हुआ तो हमारी प्रिय होने के पश्चात भी हम स्वयंसेवक के नाते जो योग्य व्यवहार था वो ही किया। मैं उनके प्रति वो नहीं किया। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं और इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपका व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ भी होगा, आप चाहते होंगे, लेकिन आप एक जिस पद पर बैठे हैं और स्वयंसेवक के नाते उस पद की गरिमा के अनुकूल आपका सोच और व्यवहार कैसा होना चाहिए उसको आपने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके अनुसार ही आपको व्यवहार करना चाहिए और लगे तो उल्टा उसको समझाना चाहिए कि आप रास्ता भटक रहे हैं। अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर उसके रास्ते से पर आपको नहीं जाना चाहिए। वो व्यवहार मैंने हमेशा किया। एक भौगोलिक व्याप जो आपने देखा है, जब आप प्रांत प्रचारक थे तो वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है, वो जो राजनीतिक मध्य प्रदेश है उसके बहुत बड़े भूभाग पे कार्यकर्ताओं का प्रवास होता था। आपने वो कार्य भी किया है। आज वर्तमान में अगर देखें तो मध्य भारत प्रांत अलग हो गया, मालवा प्रांत अलग हो गया, महाकौशल अलग हो गया। आपने इन तीनों का एक समेकित स्वरूप एक प्रांत, मध्य भारत प्रांत के नाते कार्य किया है। प्रवास भी बहुत किए होंगे, भौगोलिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। मैं केंद्रित हूँ ग्वालियर विभाग के संदर्भ में। क्या परिवर्तन लगता है कि ग्वालियर अंचल में जो संघ का कार्य विस्तार हुआ, उनमें आपने जो इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था पहले,
उस भौगोलिक क्षेत्र में कैसे कार्य को खड़ा किया या उन लोगों के साथ कैसे सहयोग खड़ा किया, कैसे अन्य लोगों का मार्गदर्शन आपको उस दिशा को विकसित करने में सहयोगी रहा, वह ये अपने कार्यकर्ताओं तक ये विषय जाए, ये ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इस पे आप विस्तार से प्रकाश देखिए, डालें। इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ग्वालियर ग्वालियर क्षेत्र, ग्वालियर संभाग की अगर विचार करें, ग्वालियर जो विभाग था पहले पहले तो ग्वालियर विभाग बहुत बड़ा था, शिवपुरी और गुना भी इसी में था। ये चंबल जो विभाग बन गया वो भी सब इसी में था। ये ग्वालियर जो विभाग था, ये ग्वालियर विभाग पूरे मध्य प्रदेश में या मध्य भारत में या मध्य क्षेत्र भी ले लो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये ग्वालियर विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और शाखाओं की दृष्टि से श्रेष्ठ था। ये अनुकरणीय था। यहाँ शाखाएं भी ज़्यादा थी और जहाँ तक स्वयंसेवकों की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता भी यहाँ की सबसे अलग थी जी। यानी अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो जब तक मैं श्रद्धेय लक्ष्मणराव तराणकर जी के संपर्क में रहा तो मेरी प्रचारक के बारे में धारणा कुछ अलग थी। लेकिन जब मैं पूरे प्रदेश में घूमा प्रांत कार्यवाह बन के या विभाग कार्यवाह बन के या बैठकों में गया, संघ शिक्षा वर्ग में गया, तो अन्य प्रचारकों के संपर्क में जब मैं आया तब मैंने सोचा कि तराणकर जी और अन्य प्रचारकों में तो बहुत फर्क है। तो ये जो ग्वालियर विभाग जो श्रेष्ठ था पूरे क्षेत्र के अंदर, उसका कारण या उसकी नींव में लक्ष्मणराव तराणकर ये ज़्यादा थे। और ये सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था ऐसा नहीं है, जनसंघ के अंदर भी ग्वालियर जो है ये केंद्र माना जाता था। और आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इस तरह की आज एक लाइन थी कि ग्वालियर संभाग के अंदर जो पार्टी जीतती सरकार उसी की बनती है। मैंने अभी भी उस समय भी राजनीतिक दृष्टि से ग्वालियर और संघ की दृष्टि से भी ग्वालियर इसको श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। जब मैं महामंत्री संगठन था 2003 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो यहाँ जो 34 सीटें हैं, इन 34 में से हम 27 जीते थे। 27। आप अभी 2018 में कितनी जीते? 5 या 7 जीते हो। तो मतलब ये हुआ कि वो प्रभाव अब तक देखने को मिलता है कि ग्वालियर विभाग जो है संघ की दृष्टि से भी और राजनीतिक जनसंघ की दृष्टि से भी ये अनुकरणीय माना जाता था, ये आदर्श माना जाता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए मैंने जैसा संकेत किया था कि चूँकि काम का विस्तार हुआ है, हम सत्ता में आए हैं, सर्वत्र हमारी अनुकूलता है, इस अनुकूलता के कारण लोगों के ऊपर भी उसका दुष्परिणाम हुआ है। लोगों के अंदर जो गुण होना चाहिए उनमें ह्रास हुआ है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और इसलिए ग्वालियर विभाग ये हमेशा आदर्श रहा है और आज भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि जैसा मैंने कहा संकेत के रूप में कि सर्वत्र अनुकूलता होने के कारण कुछ ह्रास होता है, उस ह्रास को रोके जाने की ज़रूरत है और पुनः वो जो प्रारंभ में जो था स्थिति वो प्राप्त करने की आवश्यकता मुझे लगती है। आपके साथ उस कालखंड में कई श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने काम किया, कुछ का सहयोग मिला, कुछ का मार्गदर्शन मिला। ऐसे कुछ नाम होंगे जिन्हें आप बता सकते हो कि ये नाम थे जिनके साथ आपने सानिध्य प्राप्त किया, जिनके साथ कार्य किया, जिनसे मार्गदर्शन भी मिला और जिनके साथ हमने कार्य करते करते उनको मार्गदर्शित भी किया। ऐसे कई नामों की श्रेणी होगी, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक दिशाबोध भी होगा। ऐसे कार्यकर्ता तो खैर कई हैं, अब कई तो स्वर्गवासी हो गए। जैसे जब मैं ग्वालियर के अंदर आया था पढ़ने के लिए, डॉक्टर कमल किशोर नगर कार्यवाह थे, मयूपति बालकृष्ण चिकटे सह कार्यवाह थे, श्रद्धेय श्रीधर कुंटे जी संघ चालक थे, नारायण कृष्ण सेजवलकर, बाबूराव सेजवलकर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पूरा ये सब मार्गदर्शन हमको देते थे। आगे चल करके जब माननीय सुदर्शन जी प्रांत प्रचारक से केंद्र में चले गए तो जब तक प्रांत प्रचारक थे तब तक महल को, चूँकि श्रद्धेय राजमाता जी थी, स्वर्गीय सरदार आंगरे थे, इनके साथ संपर्क प्रांत प्रचारक रहने तक माननीय सुदर्शन जी का रहता था। माननीय सुदर्शन जी जब केंद्र में चले गए तो उनको पूछा गया कि अब आपके स्थान पर हम किससे पूछेंगे, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि
या मेरे स्थान पर इनसे बात करेंगे तो फिर बीजेपी के अंदर भी राजमाता जी के, श्रद्धेय राजमाता जी के उसमें प्रवेश, सारी बातें होती चली गई, इनका भी वो बुरा प्रभाव हुआ। और बहुत सारे कार्यकर्ता जो संपर्क में उस समय आते थे उनके साथ, लेकिन जो आत्मीयता थी, जिस तरह का मेल मिलाप था, जिस तरह की खुलकर के बात करते थे, आज व्यस्तता हो जाने के कारण, और मुझे लगता है डिजिटल युग आ गया है, कुछ कोरोना ने भी प्रभाव डाला है, आपस में संपर्क जो है इसका अभाव हुआ है। लोगों के साथ जितना मेल मिलाप, घनिष्ठता, आत्मीयता, उनके कष्ट में, उनके दुख में सहभागिता, ये सारी चीज़ें अब उतनी नहीं रही हैं। लेकिन वो नहीं रही हैं तो उसको दूर करने की इस समय ज़रूरत है, और ऐसे सभी लोगों को मुझे लगता है मार्गदर्शन मिलता गया। अब जैसे मैं इंटरमीडिएट था और बीएससी की पोस्ट मुझे बामर सीमेंट वर्क्स में मिली, लेकिन अगर मान लो मैं अध्यापक बनकर के मैं गया और मैं अगर उसी में संतुष्ट हो जाता तो आगे फिर इतना सब नहीं हो पाता। जी। लेकिन हमारे मार्गदर्शक जो थे यहाँ पर, चिट्टे जी थे, कुंटे जी थे, श्रद्धेव, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं आपको पढ़ाई अपनी चालू रखनी है, तो प्राइवेट रूप से हमने बीए किया। बाद में श्रद्धेय कुंटे जी ने मुझे कहा कि अब तुमने बीए कर लिया, अब ऐसा करो अंग्रेजी में एमए करो। क्यों कि अंग्रेजी में अगर सेकंड डिवीजन आप ले आओगे तो फिर आपको कॉलेज में जगह मिल जाएगी, हमारे यहाँ की कॉलेज में जगह खाली है, और किसी विषय में करोगे तो आपको कॉलेज में नहीं आ पाओगे आप। मैंने उनके कहने पर प्राइवेट रूप से एमए प्रीवियस अंग्रेजी का फॉर्म भरा, 40% अंक आए प्राइवेटली, फिर उन्होंने कहा नौकरी छोड़ दो, क्यों 48% चाहिए सेकंड डिवीजन के लिए, प्राइवेट बैठोगे तो वाइवा भूसी 100 मार्क्स का होता है, तुमको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। उनके कहने पर मैंने नौकरी छोड़ दी, एमएलबी का रेगुलर स्टूडेंट हुआ, सेकंड डिवीजन आ गया, पीजीबी कॉलेज में जगह खाली हुई, इंटरव्यू हुआ, मैं वहाँ पर चला गया। तो ऐसे इतने सारे लोगों ने जो हमको मार्गदर्शन दिया, आत्मीयता दी, उसके परिणाम स्वरूप ये सब हुआ। आगे का तो मैंने बताया ही है कि किस तरह से विभिन्न पदों पर जो है हमको उसका मतलब योग्य समझा तो दायित्व मिलते चले गए। और इसलिए जैसे जीरो से हीरो होता है ना, उस तरह का मेरा जीवन रहा है। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलने के बाद भी मैंने स्वयंसेवकत्व को कभी नहीं छोड़ा। जो व्यवहार होना चाहिए स्वयंसेवक का, वो व्यवहार मैं करता रहा। बीजेपी का भी मेरे ऊपर कोई विशेष रंग नहीं चढ़ा, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो वहाँ करना था वो मैंने किया। लेकिन सबके प्रति मेरी आत्मीयता है, जिनको संगठन के हिसाब से हमको अगर कटुता भी का भी व्यवहार करना पड़ा तो किया, लेकिन आत्मीयता सबके साथ मेरी है। एकमेव समर्पण आपके जीवन का एक तरह से कहें कि ध्येय वाक्य रहा और उसी ने आपको इस ऊंचाई तक पहुंचाया। संघ का मूल कार्य भी समर्पण ही है। समर्पण हेतु उद्यत करना, समर्पण हेतु अपने जीवन को तैयार करना। लेकिन इन समर्पण की इस पूरी परंपरा को लिपिबद्ध करने में संघ थोड़ा सा देरी से आया। आज हम डिजिटल हिस्ट्री में हैं, एक तरह से मैं इसे डिजिटल हिस्ट्री कहता हूँ। हम जो बात कर रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, आज ये लिपिबद्ध होता जा रहा है। आने वाली पीढ़ियाँ इनको कब कहाँ देखेंगी नहीं कह सकते। हम एक इतिहास के क्षण से गुजर रहे हैं। लेकिन आपने जब संघ शिक्षा वर्ग में जो बौद्धिक सुने होंगे, या जिसने आपके मन में समर्पण की भाव को पैदा किया होगा, वो न कब लिपिबद्ध भी नहीं हो पाए, और कई तो लिपिबद्ध हुए तो कई स्मृतियों में रहे, और कई उस स्मृतियों से लोप भी हो गया। ऐसा कोई वाकया याद आता है क्या आपको कि ये संघ शिक्षा वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान था और हम उसे लिपिबद्ध नहीं कर पाए, या उसे हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, तो उसके लिए आपने कोई प्रयास किया हो? जो संघ के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है, बौद्धिक आयाम, जो इतिहास संघ का आने वाले युगों में पढ़ेंगे लोग, उस वक्त ये बात एक डिजिटल हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी। अपेक्षा है आप इस पर प्रकाश जरूर डालें। नहीं, ऐसी कोई उल्लेखनीय बात तो मेरे ध्यान में नहीं आती, लेकिन अगर कहना ही हो तो चूँकि मैं उस काल का स्वयंसेवक हूँ जब परम पूज्य गुरु जी सरसंघ चालक थे, और इसलिए उनके बौद्धिक वर्ग, उनकी बैठकें हमेशा प्रेरणादायी तो रहती थी, लेकिन वो एक भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत करती थी। और इसलिए उनका जो जीवन है, उस जीवन की छाप मेरे ऊपर हमेशा रही। जैसा जब वो अंत में बीमार हुए, कैंसर हुआ उनको, तो
एक कार्यकर्ता ने उनको प्रश्न पूछा था कि आपका पूरा जीवन इतना व्यस्त रहा है, साल में 2 बार आप पूरे देश का भ्रमण करते थे, अब आप चारपाई पर हैं, समय कैसे कटता है? तो उन्होंने कहा कि बहुत सरल है, पहले मैं फिजिकली पूरे देश का भ्रमण करता था साल में 2 बार, अब मैं मेंटली पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाता था उसको स्मरण लाता हूँ, एक एक कार्यकर्ता को याद करता हूँ, और फिर मैं जिस तरह का भविष्य देखना चाहता हूँ वैसा भविष्य बनाने के लिए जो स्वयंसेवक काम कर रहे हैं उसको याद करके संतोष मुझे मिलता है और मेरा जीवन कटता है। इस तरह से संघ शिक्षा वर्ग के अंदर और कार्यक्रमों के अंदर भी जो बौद्धिक वर्ग होते हैं वो हमेशा संस्कार देने वाले होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, और इसलिए कि कोई विशेष उसका उल्लेख करना ये मेरे लिए संभव नहीं है और न मुझे कुछ ऐसा है, लेकिन सभी बहुमूल्य मार्गदर्शन बौद्धिक और बैठकों में मिलता रहा है और उसी से मनुष्य का जीवन बनता है जैसा मेरा बना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें एक ऐसा पाथेय प्राप्त हुआ जो हमें याद दिलाता है कि संघ जिस ध्येय मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है वहाँ मात्र एक ही लक्ष्य है समर्पण, और एक ही पथ है समर्पण, और एक ही समर्पण है जो हमें हर जगह पहुँचा सकता है। जैसा कि हमें आज विदित हुआ आपके इस जीवन से और इस संस्मरण से, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में आप सतत इसी तरीके से हम सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत। जी।